नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने सागरपुर इलाके से मौजूद एक गोदाम पर छापा मारकर 48 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें 32 सिलेंडर 67 लीटर की क्षमता वाले हैं, जबकि 16 सिलेंडर 10 लीटर की क्षमता वाले हैं। गोदाम एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। इस मामले में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है। जांच करने पर यह बात सामने आई कि आरोपी अनिल बिना लाइसेंस के ही गैस की सप्लाई करने का काम करता था, लेकिन जब कोरोना फैलने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी तो उसने सिलेंडर को जमा कर लिया और लोगों को ज्यादा कीमत पर बेचने लगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जोरों पर है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राजधानी के सभी अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में तेजी ला दी गई। शाहदरा इलाके में एक अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई तो पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर महज 2 घंटे में ही यूपी के मोदी नगर से ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंचवाया। वहीं उत्तरी दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों की जान खतरे में पड़ गई तो बिना देरी किए वहां ऑक्सीजन के 33 सिलेंडर पहुंचाए गए। इलाके के कई बड़े पुलिस अधिकारी खुद इसकी निगरानी करते दिखाई दिए। वहीं पुलिस की एक टीम उन सिलेंडरों को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंची। कुछ इसी तरह की तस्वीरें गंगाराम अस्पताल से भी सामने आई। ऑक्सीजन की कमी से वहां के हालात बेहद खराब थे। पिछले 24 घंटे में करीब 25 कोरोना मरीज वहां सांसों की जंग हार गए थे, जिसके बाद आनन फानन में वहां ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंचाया गया, क्योंकि 60 मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। साकेत के मैक्स अस्पताल में तो कोरोना के 500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। ऐसे में वहां ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए भी प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत और चीन की सीमा के पास एक ग्लेशियर टूट गया, जिससे हड़कंप मच गया। बताया गया कि भारी बर्फबारी की वजह से ये ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर टूटने की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने वहां अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही उन्होंने उस इलाके में एनटीपीसी के चल रहे काम को रात के वक्त रोक देने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, सेना ने बयान जारी करके कहा है कि जोशीमठ के उस इलाके से अब तक 291 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि राहत बचाव का काम जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम के इस बदले मिजाज का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जहां कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। लाहौल स्पीति से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक इलाके में कई फीट बर्फ जमी दिखी। सड़कें, मकान और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। पारा करीब 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया, जिसने लोगों को घरों में ही कैद कर दिया। कई इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। राजधानी शिमला में तो बर्फबारी ने सेब की फसल ही चौपट कर दी। वहाँ का मौसम ऐसा बदला कि चारों तरफ बर्फ का ही कब्जा हो गया। वहीं कुछ इलाके में बारिश के साथ ओले भी पड़े। इस बीच मौसम विभाग से भी लोगों को राहत की खबर नहीं मिली। आने वाले जो दिन है इसमें भी बारिश की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी। उत्तराखंड के भी कई जगहों पर हुई बर्फबारी ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। चमोली में इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ सफेद नजर आने लगा, तो वहीं कुछ इलाकों में बारिश से मौसम अचानक और ठंडा हो गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाने के बाद भी कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। पूरे राज्य में कई दिनों से कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 66,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से रिकॉर्ड 773 लोगों की जान चली गई। पुणे के हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां पिछले 24 घंटे में 9,800 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 137 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद नागपुर का नंबर आता है। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 7,500 केस सामने आए हैं और 82 लोगों की जान चली गई। मुंबई में 7200 से ज्यादा केस मिले हैं और 72 लोगों की जान चली गई। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में अब तक करीब 63,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के पास पहुंच गई है।
यूक्रेन के साथ पिछले कई हफ्तों से जारी तनाव के बीच रूस ने शक्ति प्रदर्शन कर पश्चिमी देशों को चेतावनी देने की कोशिश की। हालांकि रूस यूक्रेन के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों को बुलाने का आदेश दे चुका है, लेकिन इसी के साथ उसने एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ताकत दिखाने की कोशिश भी की। इस सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी वक्त अपनी सेना को तेजी से सीमा तक पहुंचाना था। इसके लिए रूस ने विमानों के जरिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को मोर्चे तक बिना वक्त गवाए पहुंचाने की ताकत परखी। रूस के इस अभ्यास में नेवी भी शामिल थी। जमीन के साथ पानी में भी चल सकने वाले कई टैंक जंगी जहाजों के अंदर जाते दिखाई दिए। इन जहाजों के जरिए टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को दुश्मन के करीब तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह लड़ाकू विमानों ने भी बिना वक्त गवाए पलटवार का अभ्यास किया। एक दूसरी तस्वीर में बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक मौजूद दिखे। सैनिकों का एक बड़ा जत्था हेलीकॉप्टर पर सवार होता दिखा। वहां कई हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते दिखाई दिए। खुद रूस के रक्षा मंत्री ने एक विमान में सवार होकर इस पूरे अभियान का जायजा लिया। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने वहां अभी भी अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई भारी हथियार तैनात कर रखे हैं। महाराष्ट्र की ही तरह उत्तर प्रदेश के हालात भी कोरोना से हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 37,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जो कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 199 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा खराब हालात राजधानी लखनऊ के हैं। वहां 24 घंटे में करीब 5600 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद कानपुर में करीब 2000 केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं प्रयागराज में कोरोना के 1900 से ज्यादा केस मिले हैं और 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ठीक इसी तरह वाराणसी में करीब 1500 मरीज मिले हैं और 10 लोगों ने जान गंवा दी। राज्य में कोरोना से अब तक करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि प्रधानमंत्री के साथ कोरोना संकट पर हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल के रवैये से केंद्र सरकार नाराज है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि वो समाधान के बजाय सियासत पर बोलने में लगे रहे। इतना ही नहीं, इस अहम और संवेदनशील बैठक का वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। असल में केजरीवाल ने मीटिंग में कोरोना से निपटने पर राष्ट्रीय योजना बनाने की जरूरत बताई और सेना की सुरक्षा में ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही ये भी कहा कि इसकी सप्लाई दुरुस्त करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, जिस पर प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस तो पहले से चल रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के लोगों के लिए पूरी मदद दी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसे लागू करने में नाकाम रहे। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने अलग अलग इलाकों के अपने अस्पतालों में करीब 1100 से बढ़ाकर बेड की संख्या 3600 से ज्यादा कर दी है, जिनमें करीब 500 आईसीयू वाले बिस्तर भी शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए रोजाना ऑक्सीजन का कोटा 378 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 480 मैट्रिक टन किया जा चुका है और जो टैंकर ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं वो भी बिना रुकावट राजधानी पहुंच सके, इसके भी पूरे इंतजाम गृह मंत्रालय ने किए हैं। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सभी गोल्ड मेडल जीत लिए। भारतीय मुक्केबाजों ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सभी 7 गोल्ड मेडल जीत लिए, जिस पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इन मुक्केबाजों की तारीफ की। मेडिकल टेस्ट करने वाली कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने कोरोना के RT-PCR टेस्ट पर सफाई दी और बताया कि उसने दिल्ली NCR में टेस्ट बंद नहीं किए हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थीं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब्स ने कोरोना के टेस्ट रोक दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह कोरोना से ठीक हो गए। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। पिछले दिनों वीरभद्र सिंह को इलाज के लिए पंजाब में मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब जल्द उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अभिनेता अमित मिस्त्री का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। वो हिंदी और गुजराती की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशों से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने का फैसला लिया। इसके लिए राज्य सरकार ने टेंडर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश, सिंगापुर और मिस्र की कंपनियों ने इस टेंडर को हासिल करने में अपनी रुचि दिखाई है। कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली बेहाल है। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या ना तो कम हो रही है और ना ही मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 348 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है।
ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,500 के पार पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 32% से ज्यादा हो गई है। इतना ही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 92,000 के पार पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर मौजूद एक मिनी बस आग की चपेट में आकर राख हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें वो बस धुंधु कर जलती दिखाई दी। जल्द ही पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बीच सड़क पर जलती बस को देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। काफी देर की मेहनत के बाद किसी तरह आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग की चपेट में आने से बस पूरी तरह बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों गुटों के कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया कि विवाद बच्चों के झगड़े के बाद शुरू हुआ, जिसमें दोनों तरफ के बड़े लोग कूद गए और बच्चों की लड़ाई को बड़ों के फसाद में तब्दील कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें बात इतनी बिगड़ी दिखी कि एक गुट के लोग लगातार दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरों की बरसात करते रहे, जिसका जवाब दूसरे गुट ने फायरिंग से दिया। फायरिंग हुई तो अफरा तफरी भी मची। इसने विवाद को और हवा दे दी। एक बुजुर्ग भी दूसरे गुट पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। इसके बाद वहां फिर गोली चली। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की किल्लत होने पर कई शहरों में कालाबाजारी ने उड़ान भर ली है, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई। जहां ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले डीलर के पास जब हमारी टीम पहुंची तो उसकी दुकान पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भरमार दिखी, लेकिन पर्दे के पीछे उसके दाम ऐसे कि खरीदने वालों के पसीने छूट जाएं। 15 से 15,500 के अंदर एक सिलेंडर आराम से मिल सकता है अगर आपके पास में पैसे हैं तो। क्राइसिस के नाम पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामले में राज्य के परिवहन मंत्री ने साफ किया कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कहीं भी ऑक्सीजन की या रेमडेसिविर की कालाबाजारी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, पूरा एक्शन भी लेंगे। कुछ इसी तरह की तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिली, जहां ऑक्सीजन बनाने वाले एक प्लांट के बाहर गाड़ियों का तांता लगा दिखा। हर एक गाड़ी में ऑक्सीजन भरने के लिए बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे थे, लेकिन वहां के बाजारों में हो रही कालाबाजारी ने भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया। मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा, इसके वजह से ब्लैक से वो बोले हैं कि 10,000 रुपये लाइए तो हम आपको ऑक्सीजन ब्लैक से दे सकते हैं। प्रशासन ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया गया है। इस प्लांट में कई लोग अपनी बारी का इंतजार करते मिले ताकि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की जान को बचाया जा सके। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने यहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 9 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोप है कि ये लोग 10 से 12,000 रुपए में मिलने वाले इन गैस सिलेंडरों को 70 से 90,000 रुपए में बेच रहे थे। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोने के अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स पुलिस और सेना ने मिलकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरक्षा बल की टीम ने वहां सोने की एक खदान पर छापा मारा और वहां इस्तेमाल होने वाली करीब 2.5 करोड़ की मशीनों को नष्ट कर दिया, ताकि खनन माफिया की कमर टूटकर रह जाए। सामने आई तस्वीरों में एंटी नारकोटिक्स पुलिस और सेना के जवान पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार दिखे। हाथों में ढाल, बड़ी बड़ी बंदूक और गोला बारूद लेकर सैनिक फुर्ती से हेलीकॉप्टर में चढ़े और दूर दराज के इलाकों में मिशन पर निकल गए। उन्होंने आसमान से ही घने जंगलों के बीच होते सोने के काले धंधे पर अपनी नजर गड़ा ली। इसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरे, जवान खादान में चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए और अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम मशीनों को फूंक दिया गया। पुलिस की भनक लगते ही खादान में काम करने वाले कई मजदूर तो वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जो वहीं रह गए वो जवानों के आगे अपना दुखड़ा रोते दिखे। बताया गया कि ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने सोने के अवैध खनन पर ऐसी गहरी चोट की कि उसे करोड़ों की चपत लग गई।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के नोहाटी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, लेकिन इलाके में हड़कंप तब मच गया जब वहां बमबाजी होने लगी। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लोगों को निशाना बनाकर एक के बाद एक कई बम फेंके और थोड़ी ही देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन इसके बाद भी वहां बमबाजी होती रही। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया, लेकिन इस घटना की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कोरोना पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि केंद्र की इस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक टाल दी और सलाहकार हरीश साल्वे को भी इस मामले से अलग कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि कुछ बड़े वकील आरोप लगा रहे हैं कि वो सीजीआई के दोस्त हैं, इसलिए वो इस मामले से खुद को अलग करना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साफ किया कि उसने कभी भी किसी हाईकोर्ट को कोरोना पर सुनवाई करने या आदेश देने से नहीं रोका है। वो तो बस ये चाहता है कि 2 हाईकोर्ट या 2 राज्यों में किसी तरह का टकराव ना हो और सबको जरूरत के हिसाब से संसाधन मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के गहराते संकट पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का फैसला लिया था, जिसमें वो हाईकोर्ट के लॉकडाउन लगाने का आदेश देने के अधिकार की भी समीक्षा करेगी। मध्य प्रदेश के बैतूल में नर्सों ने मरीजों की मदद के लिए नई पहल की। मध्य प्रदेश के बैतूल में नर्स स्टाफ ने कोरोना मरीजों के लिए अलग पहल की। अब वहां कुछ नर्स मिलकर भक्ति गाने सुनाती हैं, ताकि ये मरीज ऐसे मुश्किल समय में अपना दर्द भूल पाएं और वो जल्द ठीक हों। दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात एएसआई सुरेश सिंधु और उनकी पत्नी की कोरोना से मौत हो गई। एएसआई सुरेश सिंधु द्वारिका जिले में तैनात थे। महाराष्ट्र के शिरडी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी करने का आरोप लगा। दिल्ली के ग्रीन पार्क में एक दवा की दुकान के बाहर काफी भीड़ नजर आई। ये लोग वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने पहुंचे थे, लेकिन दुकान वालों की तरफ से ये इंजेक्शन नहीं होने की बात कही गई। उत्तराखंड सरकार ने 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतार दिया। नक्सलियों ने भांसी और बचेली के बीच इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के वक्त ट्रेन में 30 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। बताया गया कि ट्रेन को पटरी से उतारने के बाद नक्सलियों ने यात्रियों को पर्चे बांटे, जिन पर 26 अप्रैल को भारत बंद करने की बात लिखी हुई थी। यही नहीं, नक्सलियों ने ट्रेन पर भी पर्चों को चिपका दिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना के वक्त मौके पर एक महिला नक्सली भी मौजूद थी, जो वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथियों के साथ संपर्क कर रही थी। बिहार के दानापुर में लोगों से भरी एक गाड़ी रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में जा गिरी। बताया गया कि नदी पर बने पुल पर फिसलन होने की वजह से उस गाड़ी के पहिए कुछ इस तरह घूमे कि 9 लोग काल के गाल में समा गए, जिनके शवों को घटना की जगह पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम नदी में उतरकर ढूंढने में जुट गई। लेकिन इससे पहले वहां जुटी भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। पूरे पुल और उसके आसपास लोग ही लोग दिखाई दिए। ऐसे में पुल से गुजरने में दूसरी गाड़ियों को भी परेशानी हुई, जबकि इस हादसे में जान से हाथ धो बैठे लोगों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो गया। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के करीब 12 नए मरीज सामने आए हैं और 60 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो गई। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 4300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 4 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 64,000 से ज्यादा है। तो वहीं अब तक पूरे राज्य में इस महामारी की वजह से 3600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के विदिशा से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक कोरोना मरीज का शव गाड़ी से निकलकर सड़क पर जा गिरा। यह घटना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर हुई। जब शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तभी अस्पताल के मेन गेट से बाहर निकलते ही गाड़ी में रखा शव अचानक सड़क पर गिर गया। ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। वो तो उस गाड़ी के पीछे चल रहे लोग चिल्लाने लगे, जिसके बाद वो गाड़ी रुकी।
शव के गाड़ी से गिरने के बाद लोगों ने वहां हंगामा किया। वो ड्राइवर पर सवार हो गए। बाद में अस्पताल के स्टाफ ने शव को गाड़ी में वापस रखवाया। गुजरात में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में वहां करीब 14,000 केस सामने आए हैं और 142 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा खराब हालात अहमदाबाद के हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 5400 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 22 लोगों की जान चली गई। ठीक इसी तरह सूरत में कोरोना के 2800 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 16 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,67,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक इस महामारी की चपेट में आने से 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 1 महीना पहले पुलिस की गोली का शिकार होने वाले अफ्रीकी मूल के एक आदमी की अमेरिकी की गोलीकांड का वीडियो जारी कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि गोली चलाने वाले इस पुलिस अफसर ने 2018 में भी ताबड़तोड़ 9 गोलियां चलाकर 33 साल के एक शख्स को भून डाला था। 2 दिन पहले उस मामले में पुलिसकर्मी पर आरोप तय हुए और उसी दिन पिछले महीने का ये वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें पुलिस अफसर सड़क पर चलते उस शख्स का पीछा करता दिखा। वो आदमी आराम से कहीं जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे रुकने को कहा। अफ्रीकी मूल का नागरिक नहीं माना, वो सीधा चलता रहा। जब पुलिस वाला उसके बेहद करीब आ गया तो उसने चाकू निकाल लिया। आदमी के हाथ में चाकू देखते ही पुलिस वाला चौकन्ना हो गया और उसने उस पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद तो ट्रैफिक का शोर गोली की गूंज में दब गया। दिन दहाड़े बीच चौराहे पर पुलिस ने गोली चला दी और अफ्रीकी मूल का नागरिक जमीन पर गिर पड़ा। बताया गया कि पुलिस को शक था कि उसने इलाके में कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंके थे, इसलिए वो उससे पूछताछ करना चाहती थी। मध्य प्रदेश के हालात भी सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे 24 घंटे के अंदर 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 74 लोगों की जान चली गई। अकेले इंदौर में कोरोना के 1,782 केस मिले हैं और वहां 6 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह भोपाल में 1,753 केस सामने आए हैं और वहां 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। ग्वालियर में करीब 1200 और जबलपुर में 806 कोरोना केस मिले हैं। आपको बता दें, राज्य में अब 87,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और अब तक इस बीमारी से 4,900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें पीएम की ओर से कई जरूरी सुझाव दिए गए। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए इससे जुड़े विभाग और मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए राज्यों से कई कड़े कदम उठाने को कहा। तो वहीं इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि सभी राज्य सरकारें ये तय करें कि ऑक्सीजन टैंकर को कहीं भी रोका ना जाए और उन्होंने राज्यों के अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया, जो केंद्र की तरफ से भेजी गई ऑक्सीजन को जरूरत के हिसाब से राज्यों के अस्पतालों तक पहुंचाने का काम करेंगी। झारखंड से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए चल पड़ी। झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन लखनऊ रवाना हो गई। इस ट्रेन में टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन भेजी गई। अक्षय कुमार समेत कई लोगों ने संगीत निर्देशक श्रवण राठौर के निधन पर दुख जताया। एक दिन पहले श्रवण राठौर का कोरोना की वजह से मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उन्होंने संगीत निर्देशक नदीम के साथ कई साल तक काम किया, जिससे ये जोड़ी नदीम श्रवण के नाम से मशहूर थी। दावा है कि हरियाणा के जिंद में जहरीली लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर है। आशंका है कि दही में छिपकली गिर गई थी और फिर दही से लस्सी बनाते समय ये छिपकली इसमें घुल गई। गुजरात में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार नजर आई। इस दौरान कई मरीजों को घंटों तक एम्बुलेंस में ही रहने को मजबूर होना पड़ा। अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत बढ़ी है। फिलहाल अभी एक भी अस्पताल में बिस्तर अवेलेबल नहीं हो पाया है। रक्षा मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में भर्ती हुए डॉक्टरों का कार्यकाल दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में सिर्फ 10 दिन में बनकर तैयार हुए
धनवंतरी कोविड अस्पताल का दौरा किया। कोरोना मरीजों के लिए बना ये अस्पताल अगले कुछ घंटों में शुरू हो जाएगा, जिसे गुजरात सरकार ने DRDO, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर बनाया है। 950 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में 250 ICU बेड की भी व्यवस्था है। वहां 50 डॉक्टरों समेत 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी तैनात होंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी गृह मंत्री के साथ मौजूद थे। राजस्थान के कोटा से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां करीब 7 फीट लंबे कोबरा को पकड़ने में लोगों के पसीने छूट गए। एक कोचिंग सेंटर के पास कोबरा को देखने के बाद कुछ लोगों ने उसकी खबर सांप को पकड़ने वाले को दी, जिसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गया। कुछ देर में ही एक दीवार के पीछे छिपे कोबरा को काबू में करने की कोशिश शुरू की गई। किंग कोबरा प्रजाति का ये सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, इसलिए उसे पकड़ने के दौरान लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। इसके बाद सांप पकड़ने वाले ने सावधानी बरतते हुए उसे दबोच लिया। इस दौरान कोबरा सांप ने उसे डसने की भी कोशिश की, लेकिन वो तुरंत अलर्ट हो गया। गार्ड ने सूचना दी, मैंने तुरंत आके उसको पकड़ा। अब मैं इसको जंगल में रिलीज करूंगा। सांप को पकड़े जाने के बाद वहां दहशत से भरे लोगों ने भी राहत की सांस ली। बिहार की राजधानी पटना के अगम कुआं थाने में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की कई गाड़ियां उसे बुझाने के लिए बुलाई गई, लेकिन तब तक थाने में खड़ी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां आग में घिर गईं। उसकी लपटें कई फीट ऊपर उठने लगीं और धुआं चारों तरफ तेजी से फैलने लगा। इन तस्वीरों को देखकर वहां हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। हादसे की जानकारी मिलते ही कई बड़े पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए और जवानों को निर्देश देते दिखाई दिए। इस आग में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गईं। वहीं लोगों ने एक ट्रांसफार्मर को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। आग को पूरी तरह बुझाने तक काफी नुकसान हो चुका था। गृह मंत्री अमित शाह ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों पर समीक्षा बैठक की और सभी राज्यों को ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें सभी राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि वो ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की सूची तैयार करें और ऑक्सीजन ले जाने की पूरी व्यवस्था करें। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों को बंद हो चुकी कंपनियों को फिर से शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। इतना ही नहीं, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए केंद्र सरकार सिंगापुर और UAE से ऑक्सीजन ले जाने के लिए उच्च क्षमता वाले टैंकर आयात करने के लिए भी बातचीत कर रही है। मुंबई के पास विरार के एक अस्पताल में आग लगने से वहां भर्ती 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बताया गया कि ICU में लगी आग AC में लगी और इसी के साथ फट गया, जिसके बाद वहां आग भड़क गई और उसने तेजी से फैलते हुए पूरे ICU को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में अस्पताल की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। आग लगने की वजह से वहां हाहाकार मच गया। फौरन दमकल को जानकारी दी गई और आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक ICU में भर्ती 13 मरीज काल के गाल में समा चुके थे। ICU में AC का ब्लास्ट हुआ था। AC के ब्लास्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग की लपटें आ गई। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वहाँ जगह जगह बुरी तरह झुलसे शव पड़े नजर आए। बताया गया कि हादसे के वक्त वहाँ 90 से ज्यादा कोरोना मरीज भर्ती थे, जिनमें कईयों की हालत तो काफी नाजुक थी। अभी 90 और पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में थे। आग लगने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों की जान बचाई जा सके, इसकी कोशिश शुरू की गई। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आनन फानन में दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराने का इंतजाम किया गया। इसी बीच जिन मरीजों का इस अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनके परिवार वाले और करीबी वहां इकट्ठा हो गए। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनों की जान गंवाई, उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल के बाहर ही हंगामा शुरू कर दिया। अपनों को खोने का दर्द उनके चेहरों पर साफ नजर आया। एक आदमी तो भागकर अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश करता दिखा। बाद में किसी तरह उसे संभाला जा सका। हर तरफ बस मातम और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए वहां पुलिस तक तैनात करनी पड़ी। कुछ देर बाद महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पहुंचे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, इसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई दूसरे नेताओं ने भी दुख जाहिर किया।
लेकिन इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा की पोल एक बार फिर खोल दी। हालांकि हादसे के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि गंभीर रूप से घायल मरीजों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। मामले की जांच के निर्देश देने के साथ ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया, जिसके बाद इस हादसे की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई। बताया गया कि हादसे के वक्त आईसीयू में ही 17 मरीज भर्ती थे, जिनमें 14 को नहीं बचाया जा सका है, जबकि बाकी लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। लेकिन इस दिल दहलाने वाले हादसे पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान पर घमासान छिड़ गया। इस हादसे में हुई मौत से पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन जब राजेश टोपे से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे नेशनल न्यूज मानने से इनकार कर दिया। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। इस बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। किस मानसिकता से उन्होंने दिया है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु ऐसे समय ऐसा बयान देना ये बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचय है। बीजेपी ने अस्पतालों की सुरक्षा की ठीक से जांच न किए जाने के लिए भी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों का वितरण का शुभारंभ करेंगे। स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना का मकसद गांव की जमीन की वैज्ञानिक तरीके से पैमाइश करवाकर लोगों को उनका मालिकाना हक दिलवाना है। जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान के 5000 से ज्यादा गांवों के 4,09,000 लोगों को ई संपत्ति कार्ड देंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक साथ 2 इतिहास रच दिए। एक तरफ जहां नासा ने दूसरी बार मंगल ग्रह में अपने मिनी हेलीकॉप्टर को कामयाबी के साथ उड़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ उसने मंगल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का करिश्मा भी कर दिखाया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। नासा की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में उसका मिनी हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया। 1.8 किलो भारी इस छोटे से हेलीकॉप्टर ने इस बार पिछली बार से ज्यादा लंबी और ऊंची उड़ान भरी। इस बार वो सतह से करीब 16 फुट की ऊंचाई तक पहुंचा और साथ ही उसने आगे की तरफ 7 फीट की दूरी भी तय की। कुल मिलाकर वो करीब 52 सेकंड तक हवा में मंडराता रहा। उड़ान भरते वक्त इस हेलीकॉप्टर ने मंगल की सतह की एक तस्वीर भी भेजी। लेकिन इससे भी बड़ा करिश्मा तब हुआ जब नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करके सांस लेने लायक ऑक्सीजन बना डाली। ऐसा पहली बार हुआ जब पृथ्वी से दूर किसी दूसरे ग्रह में इस तरह की कामयाबी हासिल की गई। इस दौरान रोवर में लगे एक छोटे से उपकरण ने करीब 5 ग्राम ऑक्सीजन पैदा की। नासा के मुताबिक इतनी ऑक्सीजन से एक अंतरिक्ष यात्री 10 मिनट तक सांस ले सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पश्चिम से बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो बीते 7 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीजेपी विधायक ने 76 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सुरेश श्रीवास्तव के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। बताया गया कि सुरेश श्रीवास्तव करीब 15 दिन पहले कोरोना की चपेट में आ गए थे। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है और इसके पीक को लेकर भी कई तरह की दलीलें सामने आ रही हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की और दावा किया कि दूसरी लहर चरम पर 11 से 15 मई के बीच हो सकती है, जिसमें 33 से 35 लाख एक्टिव मरीज हो सकते हैं। यानी इतने लोग उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना से पीड़ित होंगे। लेकिन मई के अंत तक इसमें बड़ी तेजी से गिरावट आएगी। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना में 25 से 30 अप्रैल के बीच नए मरीज तेजी से बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नासिक के कोविड अस्पताल में हुए गैस लीक कांड का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। 2 दिन पहले हुई इस घटना में 25 मरीजों की मौत हो गई थी। अस्पताल में सिलेंडरों की रिफिलिंग के दौरान अचानक यह हादसा हुआ। तस्वीरों में अस्पताल कर्मचारी ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरते हुए दिखाई दिए। उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ऑक्सीजन गैस लीक हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। कोरोना
से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। छत्तीसगढ़ में जहां लॉकडाउन लागू है तो वहीं यूपी में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन लोग फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यूपी के संभल जिले से जो तस्वीरें सामने आई उनमें नाइट कर्फ्यू तोड़कर घरों से बाहर निकले लोगों को पुलिस सबक सिखाती दिखी। किसी को पुलिस वाले ने मुर्गा बनाया तो किसी से उठक बैठक करवाई। कुछ लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए बहाने बनाए, मगर पुलिस वालों के आगे उनकी एक नहीं चली। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा से भी सामने आई। वहां पर भी लॉकडाउन तोड़कर बेवजह बाहर घूम रहे लोगों की पुलिस वालों ने जमकर खबर ली। इस दौरान कुछ लोगों को तो पुलिस वालों ने हाथ ऊपर कराकर चौराहे के चक्कर लगवाए, लेकिन कुछ मोटरसाइकिल सवार लोगों से पुलिस वालों ने छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध फुगड़ी डांस करवाया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इन लोगों ने भी दोबारा ऐसा नहीं करने का भरोसा दिया, जिसके बाद पुलिस ने इनको चेतावनी देकर छोड़ दिया। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रेलवे भी इस मुहिम में तेजी से जुट गई है। आज एक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसके बाद एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बिहार के वैशाली से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक मोटरसाइकिल और बस के बीच सीधी टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार रफ्तार तेज होने की वजह से बेकाबू हो गया और वो सीधा एक बस से जा टकराया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक भीड़भाड़ वाली सड़क से गुजरते नजर आए। तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल भी वहां पहुंची, लेकिन अचानक वो बेकाबू हो गई और फिसलते हुए सामने से आ रही बस से जा टकराई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बस के अगले हिस्से में घुस गई। हालांकि मोटरसाइकिल सवार की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि बस की रफ्तार धीमी थी और ड्राइवर ने उसे तुरंत रोक लिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोटें ही आई और उसकी जान बच गई। हालांकि उसकी मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि बस का अगला शीशा भी चकनाचूर हो गया। सोनू सूद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अभिनेता सोनू सूद कोरोना से ठीक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्टील कंपनियों ने ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए अभियान तेज कर दिया, ताकि मरीजों को जल्द मदद मिल सके। इनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन और इंजेक्शन देने में भेदभाव कर रही है। उसका कहना है कि गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन और दवा दी जा रही है, जबकि राजस्थान को जरूरत के मुताबिक ये चीजें नहीं मिल पा रही। अचानक ऑक्सीजन राजस्थान की कम कर दी। केंद्र ने ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना संकट में भी अपना फर्ज लगातार निभा रहे हैं। हालांकि उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने अब तक दिल्ली पुलिस के 1500 से ज्यादा जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बीजेपी समर्थक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। इसके बाद बीजेपी ने उसकी हत्या की आशंका जताई। ये सीधा दिख रहा है कि इसको हत्या कर दिया गया है। कोरोना की नई लहर से जूझ रहे देशवासियों को बचाने के लिए सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि संकट की इस घड़ी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने के लिए वायुसेना ने ऑक्सीजन टैंकरों को देश भर में पहुंचाने का काम तेज कर दिया है, जिसके लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सेना ने 27 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जर्मनी से मंगवाए हैं। जबकि खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में सेना के बेस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। इसके अलावा सेना ने जवानों को कोरोना से बचाने के लिए कई जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं, जिनके मुताबिक सेना ने हेडक्वार्टर में कर्मचारियों की संख्या को 50 से घटाकर 15% करने को कहा है, जबकि 5 मई तक सभी बैठकों को रद्द कर दिया गया है और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठकें करने की हिदायत दी गई है।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की एक जनसभा से पहले जमकर हिंसा हुई, जिसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया गया। वहां बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो को बाराबनी विधानसभा सीट पर खड़े पार्टी उम्मीदवार अरिजीत रॉय के लिए प्रचार के लिए पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही वहां कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही कुछ मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। खबर है कि वहां बम भी फेंके गए, जिससे हालात पूरी तरह बिगड़ गए। इस हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। फिर तो बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत रॉय से भी रहा नहीं गया। वो भी अपने समर्थकों के साथ उन लोगों के सामने जाने लगे जो ये बवाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके समर्थकों ने उनका हाथ पकड़ लिया ताकि इस मारपीट में उन्हें चोट न पहुंचे। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी नजर आया जो बीजेपी नेता को समझाने की कोशिश कर रहा था। इस हंगामे के बीच शुवेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो का काफिला वहां पहुंचा। उनके वहां पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर पहुंच गया। वो उन्हें घटना की जानकारी देने के साथ ही नारे लगाने लगे। बाद में पुलिस वहां पहुंची और इस हंगामे को शांत कराया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने वहां जनसभा कर पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। कोरोना के कहर में मोदी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए बड़ा फैसला किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि केंद्र गरीबों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त देगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली मदद का फायदा 80 करोड़ लोगों को होगा। मुफ्त अनाज की ये योजना अगले 2 महीने यानी मई और जून के लिए है, जिस पर मोदी सरकार 26,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में मदद के तौर पर अनाज ही सख्त जरूरत है। पिछले साल भी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों की मदद की गई थी। जापान में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। जापान के टोक्यो और ओसाका में कोरोना का नया रूप सामने आया, जिसके बाद वहां इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना का दूसरा टीका लगवाया। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद आईटीओ के पास गाड़ियों की काफी भीड़ नजर आई। दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, साथ ही उनके पास से 13 इंजेक्शन भी बरामद करने का दावा किया गया। बंगाल में बाकी बचे 2 चरणों की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य में सरकार बनने पर फ्री वैक्सीन देने का वादा किया। इसकी जानकारी ट्वीट कर बीजेपी की ओर से दी गई, मगर बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने बीजेपी के इस वादे को जुमला करार दिया। 2 phases to go in Bengal, and remember what BJP did in Bihar? They announced during the elections free vaccines. Nothing happened. Elections finished, they forgot. इटली की राजधानी रोम में विमान कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारी नौकरी पर मंडराते खतरे को देखते हुए सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए पायलट समेत दूसरे कर्मचारियों ने रोम के लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। और आर्थिक तंगी से जूझ रही इटली की मुख्य एयरलाइन आलितालिया के कर्मचारी तो उसका ताबूत लेकर ही वहां पहुंच गए। एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बाहर बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड थामे कर्मचारियों ने सीटियां और ढपली बजा बजा कर खूब शोर मचाया। प्रदर्शनकारियों ने विमान कंपनियों को मदद देने की मांग की, साथ ही उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। persone competenti a gestire questa azienda. वहां से सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट के कॉरिडोर में जुलूस निकालते भी दिखाई दिए। बताया गया कि 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन की वजह से करीब 40 विमानों को रद्द करना पड़ा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में पुलिस की गोली से मौत के घाट उतरने वाले अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। बताया गया कि पुलिस 2 दिन पहले 42 साल के उस आदमी को एक ड्रग केस में गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन तभी वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा और इसी गहमा-गहमी में हुए गोलीकांड में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों के मन में गुस्से का गुब्बार फूट पड़ा। वो एक बार फिर सड़कों पर उतरे और सवाल उठाने लगे कि पुलिस को अगर किसी संदिग्ध या आरोपी पर काबू ही पाना होता है तो वो सीधा गोलियां ही क्यों बरसा देती हैं। प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर दुख भी दिखा और दहशत भी। दहशत इस बात की कि जब रक्षा करने वाली पुलिस ही हत्यारी बन जाएगी तो उससे उन्हें कौन बचाएगा। No justice. No peace. No justice. No peace. लोगों ने गोलीकांड का वीडियो जारी करने की मांग उठाई और इलाके में काफी लंबा मार्च निकालने के बाद वो बीच सड़क पर धरने पर भी बैठ गए।
इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और पुलिस के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प हो गई। वहां पाबंदियों के बीच ये लोग रमजान के महीने में इबादत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी सुरक्षा बल के कुछ जवान वहां पहुंचे और एक जगह जमा हुए लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए वो इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बेहोश करने वाले बम फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जवानों ने भी हंगामा कर रहे लोगों पर सख्ती बरती, लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो अड़ गए, लेकिन कई लोग कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए। इतनी सख्ती के बावजूद बहुत से ऐसे लोग थे जो फिलिस्तीनियों के लिए पवित्र माने जाने वाले उस इलाके के पास जमे रहे। इसके बाद वहां घुड़सवार दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया और उस इलाके को खाली करवाने के लिए मार्च निकाला। इस बीच जवानों ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बताया गया कि इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। बताया गया ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें आग की लपटें धुएं के साथ फैक्ट्री की खिड़कियों से निकलती हुई दिखाई दी। ये देख बाजार में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मियों ने सड़क से ही फैक्ट्री पर पानी की बौछार की, लेकिन फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक की वजह से आग लगातार बढ़ती चली गई, जिसके बाद वहां पर दमकल की कुछ और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि दमकल विभाग की लेट लतीफी की वजह से आग बेकाबू हुई। आधा पानी लेकर आई है केबल गाड़ी, आधा पानी, और अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बताओ कोई तरीका है ये? बीच बाजार मौजूद इस फैक्ट्री में लगी आग की वजह से काफी देर के लिए वहां पर ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा और आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली करवाया गया। दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है। केस कम होने की जगह लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस मिले हैं और इस महामारी की चपेट में आने से 64 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह इस बीमारी से पूरे राज्य में अब तक 3400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अकेले वहां 3000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। जोधपुर में 1700 से ज्यादा, कोटा में 1051, उदयपुर में 923, अजमेर में 601 और बीकानेर में 612 कोरोना के केस सामने आए हैं। आपको बता दें, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 1,17,000 के पार पहुंच गए। देश भर में बेकाबू हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के दौरान उम्मीद की किरण दिखी है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि दवा कंपनी ज़ायडस को कोरोना के इलाज में विरफिन दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी, जिसका इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज में किया जा सकेगा। ज़ायडस का दावा है कि ये दवा 91% मरीजों पर असरदार साबित हुई है और इसके जरिए इलाज करने से 7 दिन में ही RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो गया। यही नहीं, इसकी वजह से ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार गुजरात से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। इंदौर एयरपोर्ट से वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने ऑक्सीजन टैंकरों के साथ उड़ान भरी। इन टैंकरों में गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन भरकर लाई जाएगी। कोरोना